नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा राष्ट्रपति में आपका स्वागत है। इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन है और उनका क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है। राष्ट्रपति चुनाव होने हैं जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है और एनडीए की तरफ से पूरा दमखम लगाया जा रहा है और सभी को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की जा रही है। बात करें अगर द्रौपदी मुर्मू की तो उनका एक अलग इतिहास रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यशवंत सिन्हा की तो वो अफसर रहे हैं और उसके बाद नेता बने और उसके बाद अब राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी चेहरा है। वहीं यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो उनका राजनीतिक करियर काफी स्ट्रांग रहा है। कई उपलब्धियां उनके नाम भी है। काफी लोकप्रिय नेता भी वो रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। राज्यपाल भी वो रही है। तो कुल मिलाकर पूरा विश्लेषण हम इस प्रोग्राम में करने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, क्या कुछ मानक दंड इसमें अहम होंगे। वैसे तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति चुनाव की तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया बेहद जटिल है। चलिए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव की क्या प्रक्रिया है और इस बार कौन कौन से अंक गणित यानी कि जो अंकों के खेल हैं वो मायने रखने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव अन्य चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग और जटिल है। देश में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती। इसके विपरीत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं वो इस चुनाव में भाग लेने के योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि वो नॉमिनेटेड होते हैं और सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इसी तरह विधानसभाओं के सदस्य भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 सदस्य और 4809 विधानसभा के सदस्य शामिल हैं। कॉलेज में कुल 10,86,431 वोट होते हैं। प्रत्येक वोट की एक कीमत होती है। हर संसद के सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है। ये कीमत राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय होता है। नॉमिनेशन होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने वाले एमपी और एमएलए को वोट देने के लिए बैलेट पेपर दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। वोटर एक ही वोट देता है, पर सभी कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है, यानी वो बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी और तीसरी कौन। बैलेट पेपर पर कोई इलेक्शन प्रतीक नहीं मौजूद होता, जबकि पेपर पर 2 कॉलम होते हैं और पहले कॉलम में कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और दूसरे कॉलम में प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में जानकारी दी गई है। योग्यता के अनुसार उम्मीदवार भारत का एक नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, अन्यथा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित नहीं किया जाता, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों की कुल वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस चुनाव में पहले से ही ये तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है, यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,49,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की इस संख्या को प्राप्त कर लेता है वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।
कौन बनेगा राष्ट्रपति, हालांकि ये तो अभी भी बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये कहता नजर आ रहा है कि उनका ही राष्ट्रपति बनेगा। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार काफी सोच समझकर घोषित किया गया है। अब चलिए अंकों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के लिए अपना राष्ट्रपति बनाना कितना आसान होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। भारत में राष्ट्रपति चुनाव की खास बातें। 29 जून तक नामांकन, 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोट 10,80,131 है। जिस उम्मीदवार को 5,40,065 से ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। 767 सांसद यानी कि 540 लोकसभा के, 227 राज्यसभा और कुल 4,033 विधायक राष्ट्रपति चुनेंगे। हर सांसद के वोट का वेटेज 700 है, यानी कि कुल वेटेज 3,13,600 होता है। विधायकों के वोट का वेटेज राज्य की आबादी और कुल विधायकों की संख्या से तय होता है। यूपी में प्रति विधायक 208 और सिक्किम में सिर्फ 7 है। कुल 4,033 विधायकों का वेटेज 5,43,231 है। इस तरह चुनाव के लिए कुल वेटेज 10,80,131 होता है। जीतने के लिए 50% यानी कि 5,40,065 से ज्यादा चाहिए। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और संविधान के मुताबिक नए राष्ट्रपति का चुनाव उससे पहले पूरा हो जाना चाहिए। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की है। राष्ट्रपति को चुनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के अलावा विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य होते हैं। अगले आम चुनाव 2024 में होने हैं। कई निर्णायक क्षणों में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवार पर सरकार और विपक्षी दलों में गहमा गहमी तेज हो गई है। संसद और कई विधानसभाओं में अच्छी संख्या की वजह से बीजेपी अपने उम्मीदवार की संभावित कामयाबी को लेकर बेहतर स्थिति में है। साल 2022 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव 16वें चुनाव होंगे। इस साल के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में 4,800 नए सदस्य होंगे। इनमें राज्यसभा के 233, लोकसभा के 543 और विधानसभाओं के 4,033 सदस्य होंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों ही संभावित उम्मीदवारों के बाद जब नाम की घोषणा हो गई है तो कौन चुनाव जीतता है। एक तरफ यशवंत सिन्हा है और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों की घोषणा काफी सोच समझकर की गई है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हम बात करें तो काफी सोच समझकर ये निर्णय लिया गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इससे भी राष्ट्रपति चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर के बारे में। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के आदिवासी समाज से संबंध रखती है। चलिए अब नजर डालते हैं मुर्मू के राजनीतिक सफर पर। अगर ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त से मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाला। 2002 से 16 मई 2004 तक वो ओडिशा की पूर्व मंत्री और वर्ष 2000 और 2004 में रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थीं। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। ओडिशा की पहली महिला और आदिवासी नेता है जिन्हें भारतीय राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया। मुर्मू ने अपने राजनीतिक सफर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 2007 में द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू 1997 में पार्षद बनी। साथ ही 1997 में वे रायरंगपुर एनसीसी की उपाध्यक्ष भी बनी। द्रौपदी मुर्मू को बाद में विधानसभा रायरंगपुर ओडिशा के सदस्य के रूप में चुना गया।
द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर कार्य किया। 2002 और 2009 के बीच द्रौपदी मुर्मू एसटी मोर्चा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहीं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टूडू था, जो कि अपने गांव के मुखिया थे। मुर्मू के विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था। द्रौपदी मुर्मू के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई और फिर समय के साथ उनके पति भी साथ छोड़कर हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। पति और बेटों को खोने के बाद भी मुर्मू नहीं मानी और आगे बढ़ती रही और आज एनडीए के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। चलिए बात कर लेते हैं नामांकन प्रक्रिया की। द्रौपदी मुर्मू का जब नामांकन भरा गया, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल थे। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 2024 के पहले एनडीए की जो एकजुटता है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए साफ देखी जा रही थी। तो वो नजारा भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। आज तस्वीरें जो सामने आई उसे देखकर ऐसा माहौल रहा कि एनडीए में एकजुटता साफ नजर आ रही थी। आपको बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मुर्मू के नामांकन में पहुंचे थे। इस दौरान जदयू बीजेपी के नेता भी शामिल रहे। बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक और आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। इस दौरान मुर्मू ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। इस सेट में बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री हैं। इस सेट में अभी तक 6 प्रस्तावक का नाम है और 60 अनुमोदक का, यानी कि इस तरह से हर सेट में 120 नाम रहे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा आदिवासी जिले मयूरभंज के रायरंगपुर गाँव में हुआ। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 18 मई से 12 जुलाई 2021 तक झारखंड के राज्यपाल पद पर रही। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की पहली महिला और आदिवासी नेता है जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मुर्मू 2013 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एसटी मोर्चे की सदस्य रही। 10 अप्रैल 2015 तक उन्होंने ये पद संभाला था। ये 2013 में ओडिशा के मयूरभंज की जिला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुई थी। अगर मुर्मू राष्ट्रपति बनती है तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार काफी सोच समझकर घोषित किया है। पहले शरद पवार का नाम जो है वो चर्चाओं में देखा जा रहा था, लेकिन उसके बाद नाम जो सामने आया वो रहा यशवंत सिन्हा का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यशवंत सिन्हा की, जो पहले आईएएस अफसर रहे हैं, उसके बाद वो नेता बने, यानी कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजनीति के बाद आज वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। तो यशवंत सिन्हा के बारे में भी जान लेते हैं, जिन्हें विपक्ष ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। 84 साल के यशवंत सिन्हा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। एक वक्त था जब वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। 6 नवंबर 1937 को यशवंत सिन्हा का जन्म बिहार के नालंदा जिले के अस्थावा गाँव में कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद कुछ समय तक वो पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। 1960 में सिन्हा का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के लिए हो गया। 24 साल तक उन्होंने बतौर आईएएस अपनी सेवाएं दी। इस दौरान वो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव भी रहे। बाद में उन्हें जर्मनी के दूतावास में प्रथम सचिव वाणिज्य के तौर पर नियुक्त किया गया। 1973 से 1975 के बीच में उन्हें भारत का कौंसल जनरल बनाया गया। 1984 में यशवंत सिन्हा ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। यहां से उनके राजनीतिक करियर का आगाज हुआ। 1986 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1988 में पहली बार राज्यसभा के सांसद बने। 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तो उसमें शामिल हो गए।
पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस दौरान चंद्रशेखर की सरकार में 1990 से 1991 तक वित्त मंत्री रहे। 1996 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। 1998 में उन्हें केंद्र सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्हें विदेश मंत्री भी बनाया गया। 2004 में चुनाव हार गए। 2005 में उन्हें फिर से राज्यसभा सांसद बनाया गया। 2009 में सिन्हा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 2021 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली और पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। एक समय था जब यशवंत सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काफी खास मंत्रियों में शुमार थे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद वे वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे हैं। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। भारत को अब तक 14 राष्ट्रपति मिल चुके हैं। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद, तो पहले राष्ट्रपति की जो है वो नियुक्ति संविधान की तरफ से की गई थी, लेकिन 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, यानी कि किसी राष्ट्रपति के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाया गया। अगर हम बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति रहे। चलिए अब आपको राष्ट्रपति की जो इतिहास है वो इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से साल में कौन कौन राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। एक भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। इन 14 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं, जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही थे। देश को अब तक 14 राष्ट्रपति मिल चुके हैं और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति रहे। वराहगिरी वेंकटगिरी, जो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 और अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक राष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति रहे। श्री नीलम संजीव रेड्डी, जिन्होंने 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। ज्ञानी जैल सिंह, जो कि 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते रहे। श्री आर वेंकटरमन, जो कि 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक राष्ट्रपति के तौर पर रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक राष्ट्रपति रहे। श्री के आर नारायणन, जो कि 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति रहे। श्रीमती प्रतिभा सिंह सेवी पाटिल, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति रही, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। श्री प्रणब मुखर्जी, जो कि 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति रहे। अगर बात करें श्री रामनाथ कोविंद की, तो 25 जुलाई 2017 से वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं। ऐसे में रामनाथ कोविंद का ही कार्यकाल खत्म हो रहा है और दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होना है। ऐसे में इंतजार करना होगा कि अगला देश का पहला नागरिक कौन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। देश का राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। ऐसे में देश के राष्ट्रपति को कई तरह की शक्तियां प्राप्त होती है। जी हाँ, जो भारत का राष्ट्रपति है वो महत्वपूर्ण वक्त में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। तो ऐसे में चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि भारत के संविधान के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, जिसका वो इस्तेमाल आपातकाल में भी कर सकते हैं।
भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है। संविधान के मुताबिक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए करता है। देश का शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन करता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर वो मंत्री परिषद के दूसरे सदस्यों की नियुक्ति करता है। जब चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो वहाँ राष्ट्रपति की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके बारे में उसे यकीन हो कि वो बहुमत साबित कर सकता है, और राष्ट्रपति के इसी विवेक पर हमेशा विवाद रहा है। राष्ट्रपति के पास किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड में क्षमा करना, निलंबन करना, कम करना और परिहार की शक्ति है। मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का अधिकार है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के फैसलों से राष्ट्रपति को सूचित किया जाए। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत या उसके राज्य क्षेत्र में किसी भाग में वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार भी राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की ओर से पास किए गए बिल को अपनी सहमति देने से पहले रोक सकता है। इस तरह के 2 ऐसे महत्वपूर्ण मसले रहे हैं। वो किसी बिल को विचार के लिए सदन के पास दोबारा भेज सकता है। संसद द्वारा पारित सभी बिलों को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों या पारित होने वाले कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। हालांकि अब राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, ऐसे में देखना होगा कि अब कौन बनेगा राष्ट्रपति। हालांकि दोनों ही कद्दावर उम्मीदवार हैं, लेकिन किसका समर्थन किसे ज्यादा मिलता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। खबरों में अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।